आज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन का पहला लेक्चर है। इस टॉपिक को आरएनए प्रोसेसिंग भी कहते हैं। कारण ये है कि जब आरएनए बनता है, चाहे कोई भी तीनों में से कोई भी प्रिंसिपल आरएनए हो, तो उसको यूजेबल फॉर्म में चेंज करने के लिए होता है कि वो उसमें कुछ बदलाव किया जाए। तो जो ट्रांसक्रिप्शन के बाद तीन मुख्य तरह का आरएनए का फॉर्मेशन होता है, चाहे वो एमआरएनए हो, चाहे वो राइबोसोमल आरएनए हो या फिर ट्रांसफर आरएनए हो। तो जब इनका ट्रांसक्रिप्शन होता है तो ये अनप्रोसेस्ड होते हैं और जो कहते हैं कच्चा माल, और फिर उसमें चेंजेस करके, उसमें बदलाव करके, कुछ जोड़कर, कुछ घटाकर उसको एक्टिव आरएनए के रूप में चेंज किया जाता है। इसका मतलब हो गया जो सबसे पहले बनता है वो प्री आरएनए, और इस मेथड द्वारा, आरएनए प्रोसेसिंग द्वारा, वो एक फंक्शनल आरएनए में बदलता है। तो ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में क्या क्या चीजें मुख्य रूप से की जाती हैं? तो इसमें एडिशन किया जाता है, कुछ नए चीजों को जोड़ा जाता है। दूसरा, कट एंड पेस्ट किया जाता है। ठीक है, इसे हम लोग दूसरे शब्दों में स्प्लाइसिंग भी कहते हैं। फिर एडिटिंग किया जाता है इसमें। फिर काइमेरिक चेंजेस किए जाते हैं, दो अलग अलग तरह के आरएनए को जोड़कर एक आरएनए बना लेना। ये तमाम काम जो है वो यहाँ पर किया जाता है। अब इन्हीं मुद्दों पर जब हम आते हैं तो एक हिस्ट्री है, उसको भी याद रखना चाहिए। एक कुछ एविडेंस ऐसे मिलते हैं कि आरएनए प्रोसेसिंग में कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो खुद आरएनए है। ठीक है ना? तो हम लोग कहते हैं कि एंजाइमेटिक आरएनए, एंजाइमेटिक आरएनएस। ठीक है, एंजाइमेटिक आरएनए पार्टिसिपेट करता है किस काम में? एंजाइमेटिक आरएनए पार्टिसिपेट करता है आरएनए प्रोसेसिंग में। पार्टिसिपेट इन आरएनए प्रोसेसिंग। ये आरएनए प्रोसेसिंग में पार्टिसिपेट करता है एंजाइमेटिक आरएनए। इसका कोई एग्जांपल अगर देखें, बहुत पॉपुलर एग्जांपल है जिसे हम सब जानते हैं, दैट इज कॉल्ड राइबोजाइम या फिर राइबोन्यूक्लियस फॉस्फेट। ये सभी वैसे एंजाइम हैं जो केमिकली आरएनए है, इसलिए इन्हें एंजाइमेटिक आरएनए कहा जाता है। नॉर्मली क्या है? एंजाइम्स आर प्रोटीन। सामान्यतः एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। बट ये जो एंजाइम्स आप देख रहे हैं जो आरएनए प्रोसेसिंग में पार्टिसिपेट करता है, ये एंजाइमेटिक आरएनए है, ये एक्सेप्शनल आरएनए है। और ये ही वो एविडेंस है जो बताता है कि एक वक्त में इवोल्यूशन में सारा काम आरएनए खुद ही किया करता था। वो जेनेटिक मटेरियल भी था, प्रोसेसिंग भी करता था और कैटलाइजिंग भी करता था, ऐसा सब कुछ करता था। प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट एमआरएनए। ठीक है,
एक mRNA को जब हम लोग देखते हैं, मैं एक mRNA बनाता हूं, दिस इज mRNA, ये इसका एन, तो एन टर्मिनल तो यहाँ होगा नहीं, अभी तक अमीनो एसिड में थे। ये 5' फॉस्फेट टर्मिनल है और ये इसका 3' OH टर्मिनल है। जब ये mRNA बनता है, इसमें 2 तरह के सेगमेंट्स देखे जाते हैं। जैसे कि अब देखें, हमने कुछ ऐसे डार्क किया, इस तरह के इसमें बैंड्स देखे जाते हैं जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का होता है। अब ये जो आरएनए है, ये हम लोग बोल रहे हैं प्री mRNA, तो ये भी प्रिकर्सर है, अभी ये मैच्योर्ड mRNA नहीं हुआ है। अब इसमें क्या होना है? प्रोसेसिंग होना है। इस प्रोसेसिंग में क्या क्या होता है? इस प्रोसेसिंग को जब हम लोग चेक करते हैं, इसमें 5' एंड पर जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? कैप को। ये कैप यहां पर 5' एंड पर जोड़ा जाता है। 3' एंड पर भी जोड़ा जाता है। इस चीज को, पॉली ए को यहां जोड़ा जाता है। ये सभी डीएनए के साथ, डीएनए पर जब ट्रांसक्रिप्शन होते रहता है, उस वक्त ये चीजें वहां नहीं रहती, ये बाद में जोड़ा जाता है, ये एडिशन किया जाता है। ठीक है। दूसरा क्या है कि जो इसमें आप अलग अलग पैचेस देख रहे हैं, इनको कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस में बांटा गया। जैसे कि ये जो ब्लैक पैच है, इसे कहा जा रहा है इंट्रॉन, और जो ये हल्का ग्रे पैच है, इसे कहा जा रहा है एक्सॉन। ये सब शब्द भी आप लोग से काफी दोस्ती होगी इन सब चीजों की। जो इंट्रॉन होता है वह नॉन कोडिंग रीजन होता है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस इन mRNA में ये कोई बेमतलब के होता है, मतलब कोई इवोल्यूशनरी रोल होगा, लेकिन अभी उसका रोल तत्काल नहीं। और दूसरा हो गया एक्सॉन। एक्सॉन क्या हो गया? कोडिंग सीक्वेंस, मतलब यह एक महत्वपूर्ण सीक्वेंस है। ठीक है। तो यहां पर भी क्या होता है कि काटना और काट के एक साथ जोड़ना, इंट्रॉन्स को निकालना और एक्सॉन्स को आपस में जोड़ना, ये भी काम होता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं यहां पर स्प्लाइसिंग। ठीक है ना, स्प्लाइसिंग का ये प्रोसेस होता है। अर्थात अगर हम अभी सामान्य रूप से देखें, एक प्री mRNA में 3 तरह की प्रक्रियाओं को हम लोग देख रहे हैं। पहला जो फर्स्ट है, उसे हम लोग बोल रहे हैं कैपिंग, फिर सेकेंड हो गया स्प्लाइसिंग, थर्ड हो गया पॉलीएडेनाइलेशन। जब आगे बढ़ते हैं तो कोई भी mRNA जो है वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अलग अलग प्रकार का होता है। ठीक है। ये प्रोकैरियोट है और ये यूकैरियोट है। प्रोकैरियोट में जहां पर वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं, यूकैरियोट में वही मोनोसिस्ट्रॉनिक होते हैं। सिस्ट्रॉन जो है, इसे हम लोग बोलते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन। फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन, जीन का ये फंक्शनल यूनिट है सिस्ट्रॉन। अगर एक जीन है तो 1 सिस्ट्रॉन, 2 जीन है तो 2 सिस्ट्रॉन्स, अगर बहुत सारे जीन्स हैं तो पॉलीसिस्ट्रॉन। जैसे कैसे हम लैक ऑपेरॉन या ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन में देखते हैं, स्ट्रक्चरल जीन में एक साथ 3 जीन्स कोडेड होते हैं, लैक जेड, लैक वाई, है ना, लैक जेड जीन, लैक वाई जीन और लैक ए जीन। ये तीनों एक साथ मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉलीसिस्ट्रॉनिक। 3 है एक साथ। लेकिन यूकैरियोट्स में क्या है, क्योंकि बहुत बड़ा जीनोम है, इसलिए यह अब तक कोई पॉलीसिस्ट्रॉनिक नेचर ने शो नहीं किया। मतलब एक
एमआरएनए में, एक एमआरएनए में एक जीन होगा। सिस्ट्रॉन में दो हिस्से होते हैं, जो अभी हमने लिखा था वहां पर, दैट इज एक्सोन्स एंड इंट्रॉन्स। तो ये सभी आपके समझने के लिए महत्वपूर्ण है। अब प्रोसेसिंग की बात हम जब आगे बढ़ाते हैं तो यहां पर आने लगता है सवाल की, सबसे पहला सवाल जो आता है वो आता है कैपिंग के लिए। सबसे पहली जो प्रक्रिया जो मैं चर्चा कर रहा हूं वह है 5' कैपिंग। होता क्या है कि 5' कैपिंग जो है यह शुरू कब होता है? दिस प्रोसेस स्टार्ट्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। मतलब ये ट्रांसक्रिप्शन के बाद नहीं होता है, ये ट्रांसक्रिप्शन के दरमियान ही ये घटना देखी जाती है। कैसे? ये ट्रांसक्रिप्शन बबल है, ठीक है, ये ट्रांसक्रिप्शन बबल है और इस पर बन रहा है एक एमआरएनए। ये 3' एंड है और ये इसका 5' एंड। और ये हो गया आरएनए पॉलीमरेज। ये हो गया आरएनए पॉलीमरेज। So this is DNA, this is RNA polymerase, this is primary या pre-RNA, pre-mRNA, तीनों चीज है। अब जब ये, चूंकि ये तो फ्री एंड है ना, इसी वक्त इस एंड में आकर क्या जुड़ जाता है? क्या आप ये मोटा दिखाने से फूला हुआ नहीं होता है, लेकिन ये दिखाने के लिए, दिस इज कॉल्ड कैप। सो कैपिंग जो है वो ट्रांसक्रिप्शन के दरमियान में ही होता है, इसके लिए ट्रांसक्रिप्शन खत्म होने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं? ये ट्रांसक्रिप्शन के दरमियान में ही क्यों होता है? क्योंकि जो प्री आरएनए का फ्री एंड होता है वो 5' होता है, बिकॉज द फ्री एंड ऑफ प्री एमआरएनए इज 5' फॉस्फेट। तो इसका मतलब है कि यह एंड खुला हुआ है, 3' एंड पर अभी चेंज नहीं कर पाएगा क्योंकि वहां काम हो रहा है, लेकिन 5' एंड फ्री है तो इसके वहां पर कैपिंग होगा। तो पहला जो महत्वपूर्ण जानकारी अपने दिमाग में बिठा कर रखना है, 5' कैपिंग ट्रांसक्रिप्शन के दरमियान में ही होता है। ऐसा इसलिए होता है कि प्री एमआरएनए में 5' एंड जो होता है वो फ्री होता है, तो वहां झटपट ये काम होता है। अब इसके पीछे क्या, इसका महत्व क्या है? महत्व, आखिर कैपिंग क्यों किया जाता है? लोग टोपी पहनते हैं सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट समथिंग एल्स, लाइक हेलमेट। हेलमेट क्या होता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ पावरफुल हीट। तो इसका भी महत्व उसी प्रकार का है कि जो 5' कैपिंग है, कैपिंग प्रोटेक्ट्स mRNA against RNA's एंजाइम। आरएनए का दुश्मन कौन? आरएनएज एंजाइम, जो उसको क्या कर सकता है? डाइजेस्ट कर सकता है। तो उससे बचने के लिए क्या करता है? ये कैपिंग करता है। तो मन में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बनेगा, कैसे सर? आखिर क्या ऐसा हो गया कैपिंग में कि वह आरएनएज एंजाइम को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता है? इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसकी अभी जानकारी तुरंत हम लोग लेंगे। अब जब हम मुद्दे में आगे बढ़ते हैं तो यहां होता है कि 5' एंड पर लगता क्या है ना? 5' कैप इज 7 मिथाइल
ग्वानोसाइन। 5' कैप जो है वो केमिकली क्या है? 7 मिथाइल ग्वानोसाइन। इसको शॉर्ट फॉर्म में लोग बोलते हैं M7G। अब 7 मिथाइल ग्वानोसाइन अगर देखा जाए, इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखता है? तो आप पहले तो एक ग्वानिन बना ले। देखिए, ये प्यूरिन का फॉर्मेट है, हम उसे फॉर्मेट को कर दे रहे हैं। यहाँ H2N है, ये जो है इसे हम लोग कहते हैं ग्वानिन। क्योंकि ग्वानोसाइन है तो ऑब्वियसली इसमें क्या जुड़ा रहेगा? शुगर। ये mRNA में है तो यहाँ जुड़ा रहेगा राइबोज। ओके, और राइबोज के साथ जुड़ा हुआ है 3 फॉस्फेट। ये ग्वानोसाइन न्यूक्लियोटाइड। अब इसमें 7वां पोजीशन कहाँ है? दिस इज 7th पोजीशन। दिस इज 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही है। अब 7वें पोजीशन पर क्या है? 7वें पोजीशन पर नाइट्रोजन है। ओके, अब अगर इस 7वें पोजीशन पर नाइट्रोजन के साथ एक मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया जाए, इस पर पॉजिटिव चार्ज, दिस इज कॉल्ड 7 मिथाइल ग्वानोसाइन। तो कितना इंटरेस्टिंग ये है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि 7वें पोजीशन पर इसको जोड़ा गया है। क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट यूनिक कॉम्बिनेशन है। नाइट्रोजन पास लोन पर इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए नाइट्रोजन अल्काइल ग्रुप को अपने साथ जोड़ सकता है। सो दिस इज कॉल्ड 7 मिथाइल ग्वानोसाइन। अब ये जो है 7 मिथाइल ग्वानोसाइन आपका तैयार हो गया। ये 7 मिथाइल ग्वानोसाइन जोड़ा जाएगा। तो ग्वानिन में ग्वानोसाइन न्यूक्लियोटाइड में मिथाइल ग्रुप डोनर कौन होता है ना? तो ग्वानोसाइन न्यूक्लियोटाइड में मिथाइल ग्रुप डोनर जो है वह है मेथियोनिन के साथ जो जुड़ा रहता है मिथाइल ग्रुप, वो एस एडिनोसाइल मेथियोनिन। मेथियोनिन ये अपना मिथाइल ग्रुप डोनेट करता है और बचता है उसके बाद सिर्फ एस एडिनोसाइल सिस्टाइन। तो ये मिथाइल डोनर है। यहाँ जो एंजाइम है उस एंजाइम का नाम है डैम मिथाइलेज। एक्चुअली ये मिथाइलेज है, ब्रैकेट करते हैं, डाई अमीनो मिथाइलेज। ये एंजाइम का नाम है मिथाइलेज। मिमाइलेज हो गया, नहीं, इसको ठीक करना होगा। सो दिस इज मिथाइलेज। तो ये जो एंजाइम है, यह एंजाइम इस पूरे प्रोसेस को कंडक्ट करता है और इससे बनता है 7 मिथाइल ग्वानोसाइन बन जाता है। तो कोई भी अगर आपसे पूछता है कि 7 मिथाइल ग्वानोसाइन में मिथाइल डोनर कौन है, उसका नाम होता है एस एडिनोसाइल मेथियोनिन। डियर स्टूडेंट्स, वन थिंग दैट आई वांट टू से, मतलब डीएनए आरएनए में कोई भी सामान आएगा वो हमेशा ही कोई ना कोई न्यूक्लियोटाइड के साथ ही जोड़ा जाता है। अर्थात जैसे मेथियोनिन हो गया, ये क्या है? अमाइनो एसिड है। इसको एटीपी के साथ जोड़ा जाता है और बनता है एस एडिनोसाइल मेथियोनिन। ये सबस्ट्रेट होता है, ठीक है ना? ये सबस्ट्रेट होता है और इससे कन्वर्ट होता है किससे में? ये एस एडिनोसाइल सिस्टाइन। और इस दरमियान में क्या होता है कि ये जो है अपना मिथाइल ग्रुप किसको दे देता है? ग्वानिन को। जैसे जीटीपी है, हो जाएगा 7
मिथाइल जीटीपी, ऐसे हो जाएगा। तो हमेशा याद रखेंगे कि मेथियोनिन, मेथियोनिन में क्या खास बात होती है, इस अमीनो एसिड में यही खास बात होती है, यहां पर CH2 CH2 SCH3, यही है। इसके पास एक अंत में मिथाइल ग्रुप रहता है, इसलिए इसका नाम मेथ भी पड़ा, मेथियोनिन। ये डोनेट कर देगा, ठीक है। तो ये जो इस प्रकार से डोनेट करेगा और मॉडिफिकेशंस आएगा, ये मिथाइल डोनर ग्रुप में काम करता है। कैपिंग का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या होता है? होता है कि आरएनए से बचाना, ये हम दोबारा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, ये दिमाग में रहेगा तो लॉजिक भी बना हुआ रहेगा। आरएनए क्या करता है कि आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, उन न्यूक्लियोटाइड्स को ये तोड़ तोड़ के टुकड़े टुकड़े में बांट देता है। आरएनए ये क्या करता है? इसको राइबो न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ देता है, यूनिट्स में तोड़ देता है। जब कोई भी आरएनए होता है तो ऑब्वियसली उसमें एक नाइट्रोजनस बेस होगा। तो देखो, मैं बना रहा हूं, आप लोग सीखेंगे। मान लो कि यहां पर एडेनिन है, एडेनिन से जुड़ा हुआ ग्वानोसिन है न्यूक्लियोटाइड, फिर यूरासिल है, फिर सपोज करो एडेनिन हो, फिर ग्वानिन हो, मतलब इस तरह करके एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है जो कि आरएनए पर है। कोई भी न्यूक्लियोटाइड का दो एंड होता है, एक एंड को हम लोग कहते हैं 5' फॉस्फेट एंड। इसका ये एंड हो गया 5' फॉस्फेट, रेड कलर्स बना रहे हैं। इस ग्वानोसाइन का ये हो गया, इस यूरासिल का ये हो गया, इस एडेनिन का ये हो गया, और इस ग्वानोसाइन का भी ऐसा। ये रेड जो है वो आपको 5' एंड के बारे में बताता है, और लास्ट एंड जो होता है वो होता है 3' एंड। ग्वानोसाइन का अगर ये 3' है, एडेनोसाइन का ये होगा, यूरेडाइन का ये होगा, ग्वानोसाइन का ये होगा, और एडेनाइन का ये होगा। अब आप देखें जो लिंकेज है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, उसको मैंने दो अलग अलग कलर से जोड़ा है, एक ब्लू कलर और एक रेड कलर। रेड कलर मतलब 5' फॉस्फेट एंड, और ब्लू कलर मतलब 3' एंड। इसका मतलब है इन दोनों के बीच का जो लिंकिंग है वो क्या कहलाएगा? 3' 5' फॉस्फोडाइस्टर, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, ये कहलाएगा। सब लोग इसको अच्छे से सीखेंगे। ये जो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज होता है जिससे आरएनए या डीएनए बनता है, उसको मैंने क्या लिखा? 3' 5' फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। ओके, तो राइबो न्यूक्लियस आरएनए जो होता है, यह ब्रेक करता है किसको? यही 3' 5' फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज को। इसका मतलब ये एंजाइम जो है आरएनएस, वो सिर्फ इस फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज को पहचानता है। कैपिंग के दरमियान में क्या होता है? अब देखो, गौर करो, अच्छे से सीखना सब लोग। ये 7 मिथाइल ग्वानोसाइन जोड़ा गया, M7G हम गोल कर देते हैं, ठीक है। अब ये 7 मिथाइल ग्वानोसाइन के बाद जो दो लगातार बेसिस होते हैं, देखिए ये एडेनिन हो गया, ये भी एडेनिन हो गया। गौर करना सब लोग, कैसे चीजों को बचाया जाता है। ये इसका 5' फॉस्फेट एंड है, ये इस एडेनिन का है, ये इस एडेनिन का है, और ये जो एंड है वो क्या है इसका? 3' एंड है, करेक्ट। ये इसका 3' एंड है, ब्लू रेड हो गया। अब जरा गौर करें, इस 7 मिथाइल ग्वानोसाइन का
ये जो एंड होता है ये 5' फॉस्फेट एंड ना होकर ये 3' OH एंड होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और 5' फॉस्फेट एंड किधर आ जाता है? अपोजिट साइड में। अब पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, अब जो ये लिंकेज है वो क्या है? 5' ट्राइफॉस्फेट लिंकेज, ट्राइफॉस्फेट लिंकेज। और ये लिंकेज होने के कारण क्या होता है, जो आरएनएज है वो इसको पहचान ही नहीं पाता है, ठीक है ना, वो सोचते रह जाता है कि अरे ये क्या है, वो सोचते रह जाता है अपने दिमाग में कि ये कौन सा लिंकेज है। क्यों? क्योंकि आरएनएज जो है वो किस को डाइजेस्ट कर सकता है? 3' 5' फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज को। और ये लिंकेज क्या है? 5' ट्राइफॉस्फेट लिंकेज। रिजल्ट क्या होता है कि अगर आरएनएज यहाँ आएगा भी, उसके लिए ये कोई मतलब नहीं रखेगा, यहां से वो रिटर्न कर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मामला कुछ और ही है। इतना ही मॉडिफिकेशन नहीं होता है स्टूडेंट्स, इस एडेनिन में भी जो शुगर होता है उस शुगर में मिथाइल ग्रुप जुड़ा रहता है, इसमें भी और इसमें भी। अब इन सब चीज को अगर हम केमिस्ट्री में देखें, केमिकल डायग्राम में देखें, तो हमें और भी समझ में आएगा। लेकिन एक चीज तो चीज समझ में आ रहा है कि 5' कैपिंग या वहां जो लिंकेज होता है या जो मॉडिफिकेशंस होता है, उन सब का अल्टीमेट गोल क्या है कि एमआरएनए का जो एंड है उसको प्रोटेक्ट करना है अगेंस्ट एंजाइम और भी दूसरे फैक्टर्स की मदद से उसको बचाना है। अब ये जो है 7-मिथाइल गोनोसाइन है और इसका ये 5' एंड है, फॉस्फेट है, 3 फॉस्फेट, 1 फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट। और इधर एडेनिन एडेनोसाइन का न्यूक्लियोटाइड है, इधर उसका 3' एंड है। और इधर क्या है उसका भी 3 फॉस्फेट होगा, ठीक है। तो हम और उसको दूर कर देते हैं। जब हम चीजों को समझेंगे गहराई से तो हमें कभी भी दिक्कत नहीं होगा उसके विषय वस्तु। यहाँ भी 3 फॉस्फेट है, 1 फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट, क्योंकि ये से जीटीपी एटीपी ऐसे फॉर्म में रहता है। अब क्या है कि एंजाइम की मदद से ये 2 फॉस्फेट और ये 1 फॉस्फेट तोड़कर बाहर कर दिया जाता है। मतलब ये किस रूप में निकल जाता है? 3 फॉस्फेट के रूप में निकल गया। और अब जो है बाकी जो हिस्सा बचे वो क्या होते हैं? वो आपस में जुड़ते हैं। कैसे? M7G, ये 2 इसका फॉस्फेट है और ये जो फॉस्फेट है वो किसका फॉस्फेट है? एडेनोसाइन का। ऐसे तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे ब्लू कलर कर देते हैं ताकि ये लगे कि ये किसका फॉस्फेट। 1 फॉस्फेट इस एडेनोसाइन का और 2 फॉस्फेट इस 7-मिथाइल गोनोसाइन का। ये पार्टिसिपेट करते हैं और पार्टिसिपेट करके क्या बनाते हैं? ये 5' ट्राइफॉस्फेट लिंकेज। देखिए 3 फॉस्फेट है ना यहाँ पर, तो ट्राइफॉस्फेट लिंकेज ऐसे करके ये बॉन्ड बनता है। सुरक्षित हो गया। अब जैसे कि मैंने कहा कि 7-मिथाइल गोनोसाइन के बाद M7G के पास जो एडेनोसाइन होता है उस एडेनोसाइन में क्या जुड़ा रहता है? शुगर। ऑब्वियसली शुगर जुड़ेगा, फिर फॉस्फेट जुड़ेगा, फिर शुगर जुड़ेगा, फिर एडेनोसाइन जुड़ रहा है, फिर शुगर जुड़ रहा है, ठीक है ना, फिर फॉस्फेट जुड़ रहा है, ऐसे करके ये। अब क्या होता है कि ये जो शुगर है इस शुगर में 2' एंड पर मिथाइल जुड़ा रहता है, CH3। यहां पर भी 2' एंड पर CH3 जुड़ा रहता है। अब देखो ये हेवी ग्रुप हो गया, बड़ा ग्रुप हो गया। बड़ा ग्रुप होने से क्या होता है कि ये सिर्फ 7-मिथाइल गोनोसाइन ही नहीं बल्कि यहां से लेकर ये 2 जो सीक्वेंस होता है एडेनोसाइन का, ये सब बहुत ही स्टेबल होता है, बहुत स्टेबल होता है। इसको डाइजेस्ट करना, इसको तोड़ना आसान नहीं है। तो आप हेड में कैपिंग में क्या क्या देखा आपने?
7 मिथाइल गोनोसाइन पहला देखा, 5' ट्राइफॉस्फेट बॉन्ड देखा, साथ ही उसके बाद 2 कंजिक्यूटिव एडेनिन पर उसके शुगर में 2' मिथाइल ग्रुप देखा। और ये 4 प्रॉपर्टी जो हैं वो आपको दिमाग में रखना चाहिए। अब यहां पर बातें आती हैं एंजाइम्स। ये खुद ब खुद तो होता नहीं होगा, एंजाइम्स कौन कौन से हैं? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देख रहे हैं इसके एंजाइम्स, और हम लोग स्प्लाइसिंग प्रोसेस भी शुरू करेंगे।